अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे। ये पहला हमारा सेशन की मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आज जो हमने करना है यूनिट, वो है यूनिट नंबर 5 बेसिक ऑफ एनालिसिस। तो आप लोगों ने जो काम बेसिक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने ये यूट्यूब पे लेक्चर स्टार्ट किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्रेज़ी हैक्स के नाम से है, लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूँगा। तो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उस पे क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ कोई इसी लेक्चर की, तो आप लोग जो हैं उसको फौरी तौर पे आपके पास उसका नोटिफ़िकेशन आ जाए। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब करें और इस पे जितनी भी मैं लेक्चर अपडेट करूँगा वो आप लोग जो हैं उनको देखते रहिएगा। कोई क्वेरी होगी, कोई क्वेश्चन होगा, वो मेरे से पूछ लीजिएगा, तो मैं आपको आंसर भी करूँगा। ठीक है? तो अब यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने बेसिक ऑफ एनालिसिस देखना है। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एनालिसिस में देखना है कि एनालिसिस करता कौन है? हू एनालाइज़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है? तो इंटरनल यूज़र्स होते हैं। इंटरनल यूज़र में हमारी मैनेजमेंट आ जाएगी, हमारे एम्प्लॉइज़ आ जाएँगे, हमारे अकाउंटेंट आ जाएँगे। ठीक है? जो कि डाटा को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज़ करते हैं। देन आते हैं एक्सटर्नल यूज़र। ठीक है? एक्सटर्नल यूज़र में जैसे हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो इस तरह हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, हमारे हमारे वो हो गए, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए। ठीक है? ये सारे हमारे क्या हैं एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। तो मेन मकसद हमारा क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, कि हम एनालाइज़ कर सकें अपनी फर्म की परफ़ॉर्मेंस को। अब इसमें डिफरेंट तरीके हैं परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के। एक तरीका तो ये है कि हम अपनी फर्म को अपनी ही फर्म के साथ एनालाइज करें। फॉर एग्जांपल 2019 का डाटा को 2018 के डाटा के साथ कंपेयर करें, ताकि हमें पता चल सके कि 2018 में हमारा प्रॉफिट कम था या 2019 में हमारा प्रॉफिट कम है या ज़्यादा है। तो अगर तो हमारा 2019 में प्रॉफिट ज़्यादा है 2018 की निस्बत, तो ये तो अच्छा सिम्पटम है, अच्छी बात है। और अगर हमारे जो है प्रॉफिट 2019 में लो आ रहा है, तो ये हमारे लिए मुश्किल है कि हम कैसे जज करें कि हमारा प्रॉफिट क्यों लो है। इसलिए ये एनालाइज़ किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, ताकि हम इन फैक्टर्स को नोट करें, जिसकी वजह से हमारे प्रॉफिट में डिक्लाइन आया है। ठीक हो गया? एक्सटर्नल यूज़र में हमारे इन्वेस्टर, क्रेडिटर, रेगुलेटरी एजेंसीज़ आ जाएँगी, ऑडिटर्स आ जाएँगे। देन व्हाट डू इंटरनल यूज़र यूज़ इट फॉर? तो ये यूज़ क्यों किया जाता है? एनालिसिस कर लिया, अब इसको यूज़ क्यों किया जाता है? इसका यूज़ इसलिए प्लानिंग पर्पज़ के लिए किया जाता है, डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है, अब अपनी परफ़ॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए किया जाता है, कंपनी के ऑपरेशंस की मैनेजमेंट को देखा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी ने कोई न्यू पॉलिसी अप्लाई की है, तो देखना चाहती है कि अगर हम ये वाली पॉलिसी अप्लाई करें, तो इसके अप्लाई करने से हमें कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलता है या नहीं मिलता। तो उसको एनालाइज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, फिर बाद में रेशियो एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है। उससे उनको क्लियर हो जाता है कि भई ये जो हमने न्यू पॉलिसी अप्लाई की है, आया ये कामयाब हुई है, हमें इससे कोई बेनिफिट मिला है या इससे कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला। तो ये बेसिक फैक्टर्स हैं। ठीक हो गया? व्हाट डू एक्सटर्नल यूज़र यूज़ इट फॉर? ठीक है, एक्सटर्नल यूज़र जैसे हमारे क्रेडिटर्स हो गए, लेंडिंग इंस्टीट्यूट हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए जिनसे हम लोन लेते हैं, उनको हमने पे बैक भी करना होता है। तो इस मकसद के लिए जो हमारे ये है एनालिसिस इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको देखते हुए हमारे जो लेंडर्स हैं, हमारे जिन्होंने हमें लोन दिया हुआ है, वो जज कर सकते हैं कि आया कि हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, क्या हम उनके लोन्स की पेमेंट, उनके लोन्स की इंस्टॉलमेंट टाइम पे करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो हमारा एनालिसिस है, इससे उनको हेल्प आउट हो जाता है, जिससे उनको पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या जा रही है। ठीक है? फिर आता है जी हमारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। अब ये इन्फॉर्मेशन जब हमने डाटा एनालिसिस करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी?
फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था कौन कौन सी बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट हैं। एक आपकी बैलेंस शीट है, एक आपकी वो है इनकम स्टेटमेंट है जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम भी कहते हैं। एक हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजिंग इक्विटी है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है, और नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये तो बेसिक वो हो गए जो कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर शामिल होता है। इसके अलावा हमारी एक ऑडिटर रिपोर्ट होती है जो कि इंडिपेंडेंट और उससे ऑडिटर पब्लिश करता है। ठीक है, इसी तरह लेटर टू द स्टॉक होल्डर्स होते हैं, मैनेजमेंट डिसीजन हैं, एनालिसिस होते हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स हैं जिनके हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर हम अपना एनालिसिस बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरह कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ डाटा होता है जो कि गवर्नमेंट हमसे रिक्वायर करती है कि हम उनको जमा कराएं, तो उन रिपोर्ट्स को भी हम डाटे के अंदर शामिल करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे न्यूज़पेपर्स हो गए, पीरियोडिकल्स हो गए। पीरियोडिकल्स होते हैं जर्नल्स आपके, कंपनी जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो हर महीने या कुछ ऐसे एक बार अपना एक पीरियोडिकल एक पब्लिश करती है, पेपर पब्लिश करती है। उसमें अपनी इंफॉर्मेशन देती है, कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताती है, इंफॉर्मेशन हाईलाइट करती है। ठीक है, ये कंपनी के डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं लोगों को इंस्पायर करने के, उनसे लोन लेने के, उनसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी अटेंशन सीख करने के। ठीक है, तो फिर इसमें आ जाता है आपकी बिजनेस पब्लिकेशन। जो आपकी कॉर्पोरेशन होती हैं वो आपको पब्लिसाइज करती है, अपनी पब्लिकेशन अपनी जब इशू करती है आफ्टर सर्टन टाइम पीरियड। ठीक है, देन हमारी आ जाती है मेथड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें पहला जो चीज है वो हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, अब देखें जितने भी एनालिसिस होते हैं उसमें वो 3-4 बेसिक कैटेगरीज हैं, वो आप समझ लीजिए। ठीक है, उनको आप ध्यान में रखिए। अब पहली कैटेगरी ये है कि अब कंपनी अपने ही डाटे को एनालाइज कर रही है। फॉर एग्जाम्पल 2019 के डाटे को 2018 2017 के डाटे के साथ एनालाइज कर। ठीक है, क्योंकि वो देखना चाह रही है कि आने वाले सालों में हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है या नहीं। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया एनालिसिस का। दूसरा एनालिसिस का तरीका क्या है? दूसरा एनालिसिस का तरीका ये, फॉर एग्जाम्पल एक कॉटन फैक्ट्री है, वो अपनी जैसी किसी और कॉटन फैक्ट्री के साथ डाटा को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2019 का डाटा ABC कंपनी है कॉटन की, उसने अपना 2019 का डाटा दिया, और एक XYZ कंपनी है कॉटन की, उसका 2019 का डाटा दिया। अब वो क्या करेगा, सेम इंडस्ट्री का डाटा उठा के उसको अपनी इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करें। उससे उनको क्या फायदा होगा, उनको अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये हमारी कंपनी दूसरी कॉटन फैक्ट्री जो है उससे बेहतर परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। एक ये हो गया, दूसरा तरीका होगा। ठीक है, तीसरा तरीका ये होता है, कंपनी क्या करती है, 3-4 कॉटन फैक्ट्रीज को उठाती है, इकट्ठा करती है और अपने डाटे को उन तीनों चारों के साथ कंपेयर करती है। इसको कहते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। ठीक है, अब मैंने आपको 3 तरीके बताए। एक, कंपनी अपने ही पिछले साल का डाटा उठाएगी और उसको अपने इस रिसेंट ईयर के साथ कंपेयर करेगी। ठीक है, सेकंड सेकंड में यह है कि कंपनी अपनी जैसी किसी और इंडस्ट्री का सेक्टर का उठाएगी डाटा और उसको अपने साथ कंपेयर करेगी। थर्ड, मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी अपनी जैसी 3-4 इंडस्ट्री को उठाएगी, उनके डाटे को कंपाइल करेगी और उसको अपने साथ कंपेयर करेगी। ठीक है, अब ये जो 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये आपके हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में भी अप्लाई होते हैं, वर्टिकल एनालिसिस में भी अप्लाई होंगे, आपके ट्रेंड एनालिसिस में भी अप्लाई होंगे, आपके रेशियो एनालिसिस में भी अप्लाई होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम पहले हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर क्या है, हॉरिजॉन्टली आपने कंपनी के डाटे को एनालाइज करना है एक्स एक्सिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल 2018 और 2019 की आपने बैलेंस शीट को अगर एनालाइज करना है हॉरिजॉन्टली, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है जी पहले मैं उनके उठाता हूँ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट 2018 में कितने थे, 2019 में कितने हैं, कितने इंक्रीज हुए हैं, कितने डिक्रीज हुए हैं। इसी तरह हर एक एलिमेंट को अलग-अलग लेके चलें। इसको इन डिटेल में आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह वर्टिकल एनालिसिस है हमारा, परसेंटेज एनालिसिस है और रेशियो एनालिसिस है। अब देखें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस पर आ जाए। यूजिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू कैलकुलेट डॉलर और परसेंटेज चेंज इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम फ्रॉम वन पीरियड टू नेक्स्ट। एक आइटम की एक साल से दूसरे साल में चेंजिंग को मेजर करना इन टर्म ऑफ परसेंटेज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल
सिंपली अगर मैं कहूँ कि मैं इनकम स्टेटमेंट का हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना चाहता हूँ, मेरे पास 2018 का डाटा है, 2019 का डाटा है, मैं सेल्स देखता हूँ 18 और 19 इसका डिफरेंस निकाल रहा हूँ। अगर 2019 की मेरी सेल्स ज़्यादा है 18 से तो मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और अगर मेरा 2019 का रिजल्ट 18 से कम है तो नेगेटिव आएगा, तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि मेरी सेल डिक्लाइन होगी। ठीक है, इसना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी हम ऐसे ही निकालेंगे और आपका जो है ना एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस चलता जाएगा। ठीक है, पहले एक जनरल ओवरव्यू ले लें तमाम एनालिसिस का, फिर मैं इन डिटेल आपको क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इसी तरह वर्टिकल एनालिसिस आपका क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर होगा। फॉर अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईच आइटम इज expressed as a percentage of a significant total. All income statement item are expressed as a percentage of sales. ठीक है, इसका मैंने आपको बताता चलूँ, जैसे सेल्स है ना उसको हम लेते हैं 100%। अब नीचे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, उसको हम निकालेंगे भाई सेल्स के कितने परसेंट बनता है, फॉर एग्जाम्पल वो 48% बनेगा, तो 48 माइनस 100 हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा जो कि बनेगा 52%। इन टर्म ऑफ परसेंटेज हम एंड तक निकालेंगे, हमारे पास नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, फिर ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है, show change over time in a given financial statement item can help evaluate financial information of several years. अब ये क्या है, जैसे रिसेंटली हमारे कोरोना का केस चल रहा है, आपने ग्राफ पहले देखा होगा कि इनिशियली पिछले महीने में हमारा कोरोना का ग्राफ क्या था, अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते उसका ग्राफ क्या है, तो इससे अभी क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है तो हम कह सकते हैं जी इंक्लाइनिंग ग्राफ है, ट्रेंडिंग परसेंटेज हाई है। ठीक है, अगर डिक्लाइनिंग होता है तो डिक्लाइन साइड पे जा रहा होता है, परसेंटेज हमारी कम हो रही होती, तो हमें ये ट्रेंड परसेंटेज के जरिए हमें ये चीजें पता चलेंगी। फिर है जी हमारा रेशियो एनालिसिस, एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ सिंगल पीरियड। ठीक है, इसके इन डिटेल जो है ना रेशियो एनालिसिस को अभी मैं टच नहीं कर रहा। ठीक है, ये काफी इन डिटेल टॉपिक है, इसको वन बाय वन पार्ट बाय पार्ट करके ना आगे मैं आपको लेके चलूंगा। आज के जो इस लेक्चर में बेसिक जो हमने कवर करना वो है, एक आपका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, एक आपका वर्टिकल एनालिसिस। इन दो चीजों को आपने समझ लेना है। ठीक है, इंतहाई आसान है, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपके लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। ठीक हो गया, अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के एग्जांपल देते हैं जी, आगे चलते हैं जी। ये आगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, बैलेंस शीट आ गई जी हमारे पास। एक कंपनी है उसकी हमारे पास बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर क्या आ गया हमारे पास, ये डाटा आ गया। अब जो हमारे पास कैश है 2000, ये डाटा ज़्यादा पुराना है। ठीक है, 1998 और 1999 का हमारे पास डाटा है। ठीक है, तो हम चेक करना चाह रहे हैं 1999 में अब हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। अब देखें कैश का एलिमेंट हमारा क्या है, 1999 में 12,000 है और उससे पिछले साल में ज़्यादा था, तो एक मतलब हमारा यहाँ पे कैश में डिक्लाइन आया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपने ये कैलकुलेशन का एक फार्मूला जो कि आपने एग्जाम में रखना है। एक आपका होता है बेस ईयर, जिस बेस ईयर को आप पकड़ के आप अपने डाटा को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2019 के डाटा को आपने बेस बनाया और 2018 के डाटा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो 2019 का आपका बेस ईयर। तो आपने क्या करना है, डॉलर चेंज निकालने, करंट ईयर फॉर एग्जाम्पल 2020 है और आपका जो है बेस ईयर 2019 है, तो 2020 के जो डाटा है उसमें से 2019 की वैल्यू को लेस कर दें। ठीक है, तो आपके पास चेंजिंग वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, और फिर उसको क्या करना है, वो जो चेंजिंग वैल्यू आई है आपने उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है बेस ईयर की फिगर है आपके पास, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, अब कैश हमारे पास था 12,000 1999 में, और 1998 में था 23,500। और इन दोनों का डिफरेंस लिया, हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने बेस ईयर करंट ईयर में से फॉर एग्जाम्पल 1999 में से जो हमारा कंसिडर करते हैं बेस ईयर है, तो फिर हमने पिछले साल के डाटा को माइनस किया, हमारे पास 11,500 का एक तरह की डिक्लाइनिंग वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको हम परसेंटेज में चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 11,500 को ना डिवाइड करेंगे किसके साथ, 23,500 के साथ। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, हमारे पास 48.9% डिक्लाइन है। ठीक है, अब ये हमारे पास परसेंटेज के अंदर डाटा आ गया, हमें ये चीज क्लियर हो गई है
कि हमारे पिछले साल इस साल जो कैश में डिक्लाइन आया है वो आया है 48.9%। इसी तरह अगर हम अकाउंट रिसीवेबल को देखें तो 40,000 था और इस 50,000 है तो हमारे पास पॉजिटिव 20,000 आ रहा है, 20,000, ठीक है, जो कि इंक्रीज है। अब हम इन्हें क्या करना है, उस 20,000 को डिवाइड करना है 40,000 के साथ, जो कि हमने एक तरह का बेस ईयर समझा हुआ, और 40,000 के साथ डिवाइड करके उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, हमारे पास इंक्रीज इन वैल्यू आ रही, पॉजिटिव वैल्यू आ रही, ठीक है, हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ठीक है, अब यही तरीका हमने लाइबिलिटी, स्टॉक होल्डर इक्विटी, इनके ऊपर अप्लाई करना है। हर एक एलिमेंट पे अप्लाई होता है ये मेथड आपका, ठीक है, चाहे वो बैलेंस शीट एसेट्स हैं या चाहे वो लाइबिलिटीज हैं, ठीक है। अब इसमें देखें सारा सॉल्व किया हुआ आपके लिए। इसमें अगर आप देखें तो आपका जो है ये देखें, इस डाटा के ये हमारे पास 67,000 है, इसमें से हमने 44,000 का माइनस किया, हमारे पास इंक्रीजिंग वैल्यू आ गई 23,000। अब आपने क्या किया, 23,000 को डिवाइड कर देना है 44,000 के साथ एंड मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, आपको 52.3% आ गई वैल्यू। अब नीचे आ जाए, नोट्स पेबल में आ जाए। अब पिछले साल में थे 6,000, इस साल हो गए 3,000 के, तो 3,000 में से 6,000 जाएंगे तो हमारे पास माइनस नेगेटिव 3,000 आ गया। अब आपने क्या करना है, माइनस 3,000 को डिवाइड कर देना है 6,000 के साथ और मल्टीप्लाई करें 100,000 100 के साथ, तो आपको 50% नेगेटिव आ गई। ये परसेंटेज हमें बताती है हमारा 50% डिक्लाइन आया किसमें, नोट पेबल में, और अकाउंट पेबल हमारे इंक्रीज हुए किससे, 52.3% से। इसी तरह ये तमाम वैल्यूज यहाँ पे कैलकुलेट की गई है, ठीक हो गया। अब ये इनकम स्टेटमेंट में अप्लाई कर लें, हॉरिजॉन्टल मेथड को इनकम स्टेटमेंट में अप्लाई करते हैं। देखिए इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास नेट सेल्स आ रही है, ठीक है, इस वाले को हम समझ लेते हैं, हमारे पास करंट ईयर है ये 1999 का, और ये हमारा प्रीवियस ईयर है। तो हमने क्या किया, सेल्स में से 5,50,000 में से 4,80,000 लेस किया, हमारे पास आ गया पॉजिटिव 40,000। तो इस 40,000 को आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है 4,80,000 के साथ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, हमारे पास 8.3% इंक्रीज इन नेट सेल है। इससे हमें पता चल गया हमारी नेट सेल्स में इंक्रीज हो रहा है कितना, 8.3%, ठीक है। इसी तरह आप देखें ये जो वैल्यूज हमारी आ रही हैं तमाम, इन सबको हमने डिवाइड कर देना है इन वैल्यूज के साथ जिनके रेस्पेक्टिव दी हुई है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आपके पास आंसर आ जाए। अब देखें, अब सिंपल सी बात है, अब अगर मैं सब 21.9% यहाँ पे नोट करूँ तो हमारे पास नेट इनकम कितनी होगी, 21.9% इन नेगेटिव। तो इसका मतलब यह है कि पिछले साल की निस्बत हमारे यहाँ तो जो नेट इनकम थी वो 21.9% डिक्लाइन हुई है, रिड्यूस हुई है, कम हुई है, ठीक है। इसी मकसद के लिए ये हम रेशोज जो है ना कैलकुलेट करते हैं, ताकि हमें पता चले कि पिछले साल की निस्बत हमें इस साल में इनकम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब देखा जाए तो हमारी यहाँ पे क्या था, नेट सेल्स इंक्रीज हो रही है, जबकि हमारी क्या है, नेट इनकम डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इसकी कोई वजह होगी, अब वजह क्या है, ये देखें 14.3%, हमारा क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है इंक्रीज कर रही है, ठीक है, 14.3%, और हमारा ग्रॉस मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हो रहा है 3%। तो ये सारी चीजें जो है इनको हम मद्देनजर रखते हैं फॉर डिसीजन मेकिंग। अच्छा जी, अच्छा, चलें, अब ये हमारे पास क्या आ गया, अब आ जाए इनकम स्टेटमेंट। अब देखें सेल इंक्रीज है 8.3%, वाइल नेट इनकम डिक्रीज बाय 21.9%, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाए इसी तरह बाकी इन्होंने डाटा वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको बताने के लिए। अब तक आते हैं वर्टिकल एनालिसिस पे, ठीक है। तो इसमें मैनेजमेंट आपको सिंपली जो है ना कह देती है वर्टिकल एनालिसिस पे पे करें। मकसद ये होता है जज करना कि भाई हमारे किस परसेंटेज से हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या आपस में जो हमारे एलिमेंट्स हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका आपस में क्या रिलेशनशिप चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट दी हुई है, बैलेंस शीट को अगर हम देखते हैं कैश है, कैश 82,000 था, 30,000 था, लेकिन यहाँ पे ये अगर इस तरह से कंपैरिजन करें ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो जाए, हमने ऐसे एनालिसिस नहीं करना, हमने एनालिसिस करना है इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ। और उसमें क्या करते हैं, ये टोटल वैल्यू दी हुई है, ये हमारा 100% है, ये जो टोटल वैल्यू ये 100% है, ये देखें 100% 100% दिया हुआ यहाँ, ठीक है।
अब आप लोगों ने जो करना है ना, आपने क्या करना है, आपने परसेंटेज निकाल ली कि भाई ये जो 82,000 दिया हुआ है, ये 4,83,000 का कितने परसेंट बनता है। वो कैसे निकलेगा, आपने करना है जी 82,000 डिवाइडेड बाय 4,83,000 मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास 17% आ गया। इसी तरह 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,83,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 25% आ गई। ये ऐसे सारी चीजें आपके पास निकल आएंगी। दिस इज वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, बहुत आसान है वर्टिकल एनालिसिस। जब इन्होंने जी वो कैलकुलेट भी कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, और वर्टिकल एनालिसिस हो गया, ये बैलेंस शीट के हो गया आपका वर्टिकल एनालिसिस। ठीक है, अब ये ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस है, इसको भी छोड़ने, इसको बाद में लेके चलेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो कोशिश करेंगे कि इसको फिर इस यूनिट को वाइंड अप करें कल एक इसमें, और इसको फिर मैं आपको अपडेट करूंगा, अपलोड कर दूंगा वीडियो, ताकि आप लोग देख लें। और इसमें अगर कोई क्यूरी होगी, क्वेश्चन होगा, आप पूछ लीजिएगा, कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगा आपको उसमें, जैसे भी पॉसिबल होगा, जिस वे में पॉसिबल होगा मैं आपको चीज़ें आंसर करूंगा। ठीक है, तो ये देख लें आप। तो ये आप लोगों का हो जाएगा। प्लस मैंने आपको पहले बताया था कि जितने स्टूडेंट्स हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना आप, और इसका जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें, ताकि जो है ना फौरी तौर पे जैसे मैं कोई वीडियो अपडेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, आपको फौरन इंटीमेट मिले, ताकि आपको कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना हो। ठीक है, हम लोगों को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है ना साथ साथ लेके चलूँ। ऑल यू हैव टू डू इज के जो मैं आपको करवा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ जो है ना आप प्रैक्टिस करें। मैं इवेंचुअली आपको क्वेश्चंस भी दूंगा जिनको आपने प्रैक्टिस करना है, और मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन। बाकी जो मटेरियल है वो मैं आपको शेयर करूंगा। अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा बच्चों। ओके, अल्लाह हाफिज।